नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, जैसा कि सुबह सुबह आपके विषय में सामने एक इन्फॉर्मेशन पहुंची थी और वो इन्फॉर्मेशन थी कि अगले अपना अपकमिंग आपका जो एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, चाहे ROE का हो, चाहे यूपीपी का हो, जो भी आपके सारे एग्जाम आपके लगे हैं उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट की गई है विषयवार। और ये सब्जेक्ट है, ये आपका है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बुक का, जिसके विषय में सुबह 11 बजे, मैंने कहा था सुबह 11 बजे आपका एक सेशन होगा और वो होगा आपका भारतीय इतिहास पर, उसके जस्ट बाद सामान्य भूगोल पर, और ऐसे करके शाम को 3 बजे, शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अलग अलग टाइम पे अलग अलग विषय आपको कवर कराया जाएगा। सभी साथियों को इसके विषय में आपको बताना है। क्यों? क्योंकि चीज़ें नई हैं, आज नया नया स्टार्ट किया जा रहा है सेशन। और दूसरी बात, ये एक प्रकार की सीरीज होगी, ऐसा नहीं केवल एक क्लास है उसके बाद फिर कभी आए या ना आए, 2 दिन 4 दिन बाद आए, ऐसा नहीं है। ये एक श्रृंखला है, पहले चैप्टर से लेकर के, यानी जो विषय होगा चाहे वो इतिहास का हो तो पहले चैप्टर से लेकर घटनाचक्र का जो भी आपका सिलेबस में है यूपीपीसीएस RO एग्जाम के अंतिम चैप्टर तक हम चीज़ों को कवर करने का काम करेंगे अगले 1 महीने तक के बीच में। ठीक बात है ना, यानी एग्जाम आने से काफ़ी दिन पहले ही चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए, जिसके बाद आप रिवीजन कर पाएँ। साथियों, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। और ये टाइम आपका दोपहर 3 बजे का है। ये है सामान्य भूगोल का, मैंने कहा सामान्य भूगोल, और ये है आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बुक का। आप सभी साथियों के पास, जिनके पास बुक है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनके पास भी, मैंने कहा अगर नहीं होगा तो कोई ना कोई आपके पास बुक होगा, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे और किसी पब्लिकेशन का हो, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है 1990 से लेकर के 2023 तक के बीच के जितने भी प्रश्न आए हैं आपके यूपीपीसीएस के, वो सारे आपके इसमें कवर कराए गए हैं और उन सारे पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना समय बर्बाद किए, स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, यहाँ देखिए अनुक्रमणिका, यानी पहले सिलेबस में आप देखेंगे सामान्य भूगोल में 8 खंडों में तृतीय, यानी यहाँ बात करते हैं तो पहले से अलग अलग सेट में है। देखिए पहले में आप देख रहे हैं भारत का भूगोल है, सबसे पहले सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय में 6 टॉपिक आपको दिए गए हैं। उसके बाद भौतिक भूगोल में आपको दिए गए हैं लगभग, मुझे लगता है 9-10 टॉपिक, खास करके यहाँ तक 10 टॉपिक में दिए गए हैं। उसके बाद पहुँचते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2 टॉपिक, प्रजाति और जनजातियों में 1 टॉपिक, भाषाएं, अपवाद तंत्र दिया गया है। ऐसे करके आपको दक्षिण भारतीय, यानी आप कहेंगे इसमें भी, फिर जलवायु में आपको 3 टॉपिक में करके दिया गया है, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पतियां, सिंचाई, नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम, ऐसे ऐसे करके साथियों लगभग 30 तक, यानी पर्यटन के पहले 30 तक दिया है विविध में। फिर आगे आते हैं विश्व भूगोल भी आपको दिया है। विश्व भूगोल में आप देखेंगे यहाँ ब्रह्मांड से लेकर के अंतिम टॉपिक आपको स्लावरुद्ध देश, ऐसे करके आपको कंप्लीट करके ये दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे लास्ट में तो विश्व भूगोल आपका समाप्त होगा, अंतिम टॉपिक मानचित्रण के बाद विविध तक, यानी 52 चैप्टर आपको लगभग इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सब साथियों विश्वास मानिए हम लोग कवर करने वाले हैं अगले 1 महीने में, या कुछ दिन और लग सकता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर शुरू करेंगे तो हम लोग पूरा का पूरा कवर करने का काम करेंगे। आप सभी इसके गवाह हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हम लोगों ने आप करेंगे तो हम लोगों ने 1857 की क्रांति से, यानी आधुनिक भारत को हम लोगों ने कवर करने का काम किया था काफ़ी, यानी 2-3 महीने पहले की बात है, 4 महीने की। और अब तो नियमित तरीके से आपको चीज़ें आपको मिलने वाली है, सारे दिन मिलने वाली है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और मेरे साथ एक बार बोलिए कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, और वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले लिखा हुआ है भारत का भूगोल, यानी ये भूगोल किसकी बात करेंगे हम लोग, ये हम लोग बात करेंगे भारत की भूगोल की। इसमें परिचय आपको, सामान्य परिचय आपको दिया गया, यानी भारत के विषय में आप जानिए। सामान्य परिचय का मतलब आप जानते रहें भारत विश्व में कहाँ कहाँ स्थित है, सागरों के पास कहाँ स्थित है ये, और तमाम सारी इसकी बातें, पड़ोसी देश क्या है, पड़ोसी देश से सीमा क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी चीज़ें हम लोग कवर करने का काम करेंगे। बात करते हैं क्षेत्रफल की, इसमें भी कई टॉपिक में दिया गया है। पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में पहले नोट्स, वही तरीका रहेगा पुराना, पहले नोट्स के बाद में क्वेश्चन आंसर। देखिए यहाँ नोट्स में दिया गया है भारत के विषय में, लिखा है भारत एशिया महाद्वीप की बात कर रहा है। भाई आप सब जानते हैं भारत जो है एशिया महाद्वीप में अगर कहेंगे तो एशिया महाद्वीप का एक दक्षिण है, यानी पहले महाद्वीप अगर देखेंगे, वैश्विक मानचित्र देखेंगे तो एशिया महाद्वीप को देखेंगे, और उसमें आप देखेंगे दक्षिण, यानी उसके भी दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्षिण एशियाई देश है ये। आकृति इसकी लगभग अनियमित है और चतुष्कोणीय, यानी चतुष्कोणीय आकृति का ये आकार है, किसकी वाला ये देश है भारत। और खास करके क्या है, हिंद महासागर आप जब देखेंगे तो हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है, यानी भारत का अगर मानचित्र आप देखेंगे लगभग इस तरीके की आकृति वाला आप मानचित्र भारत का देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये
ये देखिए लगभग मैंने ऐसे कुछ प्रयास किया है। तो आप कहेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में तो आपका स्थित दक्षिण एशियाई देश तो वही है, साथ ही साथ यहाँ हिंद महासागर आपको मिल जाएगा और हिंद महासागर के साथ में यहाँ तो आपको मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर। तो यही हिंद महासागर के आप कहेंगे उत्तर में स्थित ये देश है जिसका नाम क्या है, भारत। बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की, तो लिखा हुआ है अक्षांशीय जो भारत का विस्तार है साथियों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन कई बार है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात, अगर देशांतरीय स्तर पे देखा जाए तो भारत देशांतरीय में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और बात करें भाई, गोलार्ध का मतलब होता है भारत को, अगर विश्व को देखते हैं तो विश्व को एक वर्ड, अगर आप कहेंगे तो भारत को, विश्व को एक ग्लोब की आकृति देते हैं और ग्लोब पर ही कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हीं के आधार पर माने उसी में जो खड़ी लाइनें हैं तो उसको देशांतर, जबकि पड़ी लाइनों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आप अभी इसके बाद आप पढ़ेंगे उसके विषय में। तो मैंने क्या कहा, आपसे पूछा जाएगा भारत, तो भारत के विषय में आपने कहा भारत किस महाद्वीप का, तो एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप में किस भाग में, तो दक्षिण एशियाई भाग में। आकृति चतुष्कोणीय है। भारत अक्षांशीय विस्तार के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, जबकि देशांतरीय के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और कुछ बातें करें आगे, लिखा है भारत के विषय में, भारत को क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है। वहीं क्षेत्रफल में अगर 7वां स्थान इसका हो रहा है तो क्षेत्रफल में नंबर 1 का स्थान किसका है, रूस का। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं कि ये क्रम दे देगा, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, पूछ लेगा क्या ये क्रम सही है या किसी को अव्यवस्थित करके देगा। अगर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें स्थान पे, जबकि जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा क्रम हो रहा है चीन के बाद। ध्यान करे रहिएगा यहाँ। भारत की जो वर्तमान स्थिति है 26 जनवरी 2020 की है, यानी 26 जनवरी 2020 को भारत का अंतिम रूप से एक प्रकार का आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच में अलग अलग विभाजन हुआ था। तो लास्ट टाइम पे दादरा नागर हवेली, दमन और दीप, ये दोनों को जोड़ दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही में कर दिया गया था, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप को। तो इस वजह से भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक बात है ना, ध्यान करे रहिएगा साथियों। मैंने कहा एकदम बहुत आसानी से, अब देखिए आपने कोई ना कोई नोट्स बनाया होगा या आपने इससे पहले कुछ पढ़ा होगा इसके विषय में, तब भी ठीक है, नहीं भी पढ़े तब भी एक एक मोटी मोटी लाइनें आपको तैयार होने वाले, शब्द तैयार होने वाले हैं जो कि आपको सारे वन लाइनर के तरीके से आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक बात है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, जो भी साथी उपस्थित हुए हैं आप सबका स्वागत है। मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं चूंकि ये क्रम 1 2 3 4 दिन का है, धीरे धीरे चीजें उपस्थित होगी, नाम पर भी आएंगी आपके, तो अभी आपकी नियमितता है। चलिए, तो क्या हो रहा है, यानी आप कहेंगे भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। यानी अंतिम रूप से कब विभाजित हुआ या अंतिम रूप से कब कुछ नई संरचनाएं बनी, तो ये 26 जनवरी 2020 को, जब दादरा नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश था उसी से दमन और दीप को जोड़ दिया गया। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, यानी इसके पहले क्या हुआ था, 31 अक्टूबर की जब बात की गई थी तो 31 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर के विषय में था। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख ये दोनों क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्मित हुए थे। साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर का जो राज्य है, यानी इसके पुनर्गठन के तहत ही इसका निर्माण हुआ था। जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, दोनों का अलग अलग स्थान दे दिया गया था। साथियों, भारत के क्षेत्रफल को आप सब लोग जानते हैं, इसमें लिखा हुआ भारत का क्षेत्रफल यहाँ पर कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, यानी किलोमीटर स्क्वायर में दिया गया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं भारत का अगर क्षेत्रफल वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो भारत वैश्विक स्तर पे विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4% है, जबकि जनसंख्या वैश्विक स्तर पर भारत की देखी जाए तो भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मजेदार बात है, क्षेत्रफल में बड़े छोटा हो लेकिन जनसंख्या के आधार पर भारत बड़ा है। ठीक बात है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तैयार कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। इसके बाद लिखा हुआ यहाँ, लिखा जो भारत है, यहाँ लिखा जो भारत है, भारत के विषय में अगर कहा जाए तो भारत, हाँ, यहाँ 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर ये चीजें तय हो पाई हैं, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर चाहे आपका जनसंख्या के आधार पर भारत के विषय में। अब आगे देखिए, लिखा है भारत के विषय में, भारत का जो भूमि का विस्तार है, अगर भारत के विषय में आप भारत का मानचित्र, मैंने कहा था आपने देखा, इस तरीके से आकृति भारत की बन रही है यहाँ करके, ये अगर ऐसी हो रही तो यानी भारत को यहाँ अगर कहेंगे तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यानी आप कहेंगे भारत के विषय में तो अगर कहा जाए भारत उत्तर से दक्षिण तक अगर इसकी लंबाई देखी जाएगी तो ये 3,214 किलोमीटर है, जबकि अगर कहा जाए पूर्व से पश्चिम की बात की जाए, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की बात की जाए तो 2933। कई बार एक क्वेश्चन आपको वन लाइनर में पूछा गया है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ध्यान करे रहिएगा, अगर ये बेसिक बातें नहीं याद है तो आपको कुछ नहीं याद है। ठीक बात है ना।
तो इस वजह से यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपने कहा कि भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 और पश्चिम से पूर्व तक 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, ये विश्व का मानचित्र है। वैश्विक स्तर के मानचित्र में आप देखेंगे तो यही भूमिका आपको मिल जाएगी किसकी, ये वैश्विक स्तर का मानचित्र की बात करेंगे अगर, तो यहाँ देखिए अलग अलग स्थल, जैसे ये आपको उत्तरी अमेरिका, ये आपको दक्षिणी अमेरिका, यहाँ आप कहेंगे तो ये अफ्रीका, इधर वाला भाग आपको यूरोप मिल जाएगा, ये एशिया मिल जाएगा, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ कुछ गिनी चुनी बात करें आपसे तो ये कुछ बातें ध्यान करे रहिएगा, जबकि अंटार्कटिका ऊपर की बात करता है। आगे देखिए, भारत की जब बात कर रहा है, लिखा है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है चूंकि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन उसका भी कारण है। कारण क्या है, भारत का जो इतना क्षेत्रफल हो रहा है उसके अलावा भारत में कुछ गैर कानूनी ढंग से जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, वो 78,114 किलोमीटर पाकिस्तान ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया और साथ ही साथ चीन को दे दिया गया। अच्छा, चीन को जो दिया है, लिखा हुआ है 5,180 वर्ग किलोमीटर, ये चीन को दे दिया गया। गैर कानूनी ढंग से चीन ने खुद कब्जा कर लिया है, यानी 37,555 किलोमीटर फिर से चीन ने कब्जा किया। अब आप सोचिए, 32,87,200 किलोमीटर 263 वर्ग किलोमीटर की हम लोग बात करते हैं, इसी में वो 78,114 किलोमीटर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया और साथ ही साथ उसमें से जो 5,180 किलोमीटर चीन को दे दिया, और अलग से चीन ने जो 37,555 किलोमीटर जो चीन ने कब्जा किया है, इन सबको मिलाकर के कुल मिलाकर भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो रहा है साथियों। नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है 2011 की जो जनगणना हो रही है उसमें कह रहा है कि भारत में जो गांवों की संख्या है वो है कुल मिलाकर 6,40,000। पूछा जा सकता है, तो अब आने वाली परीक्षा तो उसमें यही पूछा जा सकता है, बताइए 2011 की, चूंकि इसके बाद जनगणना अभी हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ लेगा कि भारत में गांवों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे सर 6,40,932 गांव वर्तमान समय में भारत में बताए गए हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब देखिए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया क्षेत्रफल के विषय में, यानी अब इसके विषय में कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपको तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ। यहां देखिए क्या लिखा है, एक सेकेंड भाई, यहां लिखा हुआ है आपसे, एक सेकेंड, लिखा हुआ है कि भारत के संबंध में आपको बताना है क्या चीजें, कौन सा कथन सही है या गलत है। भारत के विषय में कह रहा है विश्व का छठा बड़ा देश है। दूसरा, संसार का क्षेत्रफल के आधार पे 2.4% भारत में है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। या फिर कह रहा है चौथा ऑप्शन, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। आपको बताना है इसी के विषय में कि कौन कौन सा इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा सही। चलिए भाई बताइए, ऑप्शन में दे रहा ए वाला 2, 4, 1, 2, 2 या 3 या फिर 3 और 4। अब ध्यान से देखिए यहां पर भाई भारत के विषय में कि भारत जो है वो क्षेत्रफल के आधार पे छठवां नहीं जबकि 7वां देश है वैश्विक स्तर पे। वहीं बात करें अगर दूसरी बात, ये वाला गलत, तो 2.4% ये वाला सही हो जा रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत विश्व में 2.4% है। जबकि तीसरे की बात की जाए तो कर्क रेखा सही बात है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा अक्षांशीय रेखा है एक प्रकार की, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आपने कहा इसका अक्षांशीय विस्तार भारत को, ये यानी जो अक्षांशीय विस्तार को भारत में 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक बात है ना, आपको समझ में आ गई चीजें। और हाँ, दूसरी बात, आपका रिवीजन होता चला जा रहा है इन सब चीजों का, ठीक है ना। नेक्स्ट पे अगर आते हैं, चलिए नेक्स्ट पे अगर आए, लिखा था भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय में है, तो भाई ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, व्याख्या पर आते हैं। लिखा है भारत विश्व में 7वें स्थान पे है, ना कि छठा। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो साथियों ये लिखा हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी मैंने कहा उत्तरी अक्षांश अगर आपको देखा जाएगा तो ऐसे भारत को एक प्रकार के ये विश्व को एक ग्लोब में विभाजित करेंगे, ऐसे करके ऐसे, और भारत लगभग इसी वाले भाग में आपका स्थित है, ये वाले, यानी यहाँ जो देख रहे हैं आप, तो इसी वजह से ये आपका किस दिशा में, यानी कि ये अगर देशांतर के आधार पर कहा जाए तो भारत पूर्वी देशांतर में है, और ये अक्षांश के आधार पर कहा जाए तो भारत उत्तरी अक्षांश में है। ठीक बात है ना। तो यही ये कह रहा है कि भारत 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि आप कहेंगे इसी वजह, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है भारत का वो 23.5 उत्तरी और दक्षिणी के मध्य स्थित है। ध्यान करे रहिएगा, ये बातें आपके विषय में है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय में नहीं बल्कि कुछ छोटा सा सीमित क्षेत्र है, इस वजह से ही उष्णकटिबंधीय में है वो। ठीक बात है ना। चलिए, तो ये बातें आपकी हो गई इतने से। हाँ, ये तय है कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी उत्तर से दक्षिण तक के बीच में उपस्थित होती है। ठीक बात है ना। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है,
ये क्वेश्चन आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करना है आपको। लिखा हुआ है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। देखिए तो गड़बड़ निकल गया पहले ही। लिखा है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.0, भाई ये सही बात है, वेरी गुड। अगला लिखा है समूचा भारत उष्ण, फिर वही क्वेश्चन, ये भी गलत। फिर अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय, वेरी गुड। अब आप देख के समझ जा रहे हैं मुझे लगता है कि सर इसका मतलब ये है, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं 82 डिग्री हम लोगों ने इतनी देर में नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ये है कि 5वां गलत है, फिर आपने कहा ये सही है, फिर ये गलत है और ये सही। तो आपने कहा सर 2 वाला और 4 वाला विकल्प हो जाना चाहिए इसमें सही, तो इसका मतलब है डी वाला ऑप्शन इसका सही। और मैंने कहा साथियों ये यूपी पीसीएस 2006 के मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट, यानी आपका एग्जाम सिर पर है, तो इस वजह से आप सीरियस होइए अपने एग्जाम के लिए और मेरे साथ रेगुलर आइए, सारे विषय को हम लोग कवर करने का काम करेंगे, ठीक बात है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ये यहाँ पे वही व्याख्या पूरी सारी इसमें दी गई है। यहाँ पर ये 6 डिग्री 45 मिनट की बात और 37 डिग्री 6 मिनट की बात, ये अक्षांशीय विस्तार का। और यहाँ कह रहा है क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार केवल 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच स्थित है, इस वजह से ऐसा नहीं भारत केवल पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक बात है ना। हाँ ये सही है कि 82.5 डिग्री देशांतर जो है पूर्वी, वो भारत में मानक समय रेखा, यानी भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है वो इसी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, भारत विश्व में पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पे है, 5वां 6वां 7वां या फिर 8वां। आपके ध्यान में है कुछ देर पहले आपने पढ़ा कि सर ये हो रहा है आपका 7वें क्रम का देश हो रहा है, पहले स्थान पे रसिया, जबकि आपका ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर भारत हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है भारतवर्ष आकार में पूछ रहा है विश्व का कौन से स्थान पे, तो आप कहेंगे सर अभी कुछ ही देर पहले आपने बोला आकार पूछे चाहे आपसे क्षेत्रफल पूछे, यानी आकार में विश्व का 2.4% और आकार में ये वैश्विक स्तर का आप कहेंगे तो ये 7वें स्तर का, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर ये देश है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी कह रहा है जनसंख्या, तो आपको याद है जनसंख्या हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी, इसका विकल्प ना तो वाला होगा ना सी वाला होगा ना तो डी वाला होगा, तो कौन सा होगा इसका विकल्प, इसका होगा 17.5% था ना, अब यहां ऑप्शन में 17% है तो इस वजह 17% आपका सही हो गया, ठीक बात है ना। यहां देखिए वही सारी व्याख्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब बातें हैं, ठीक बात है ना। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, 2011 की जनगणना जो थी उसके अनुसार कहा था कि भारत में कुल कितने वर्तमान समय में गांव है, तो आप कहेंगे सर वर्तमान समय में अगर गांव की बात की जाए तो ये कुल मिलाकर हो रहे हैं 6 लाख से ज्यादा गांव, तो इसका ऑप्शन सी वाला बी वाला ही हो जाएगा सही। 6,30,000 गांव की गणना की गई है भारत में, किसके आधार पर, तो 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक बात है ना। देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इसमें लिखा है ऑप्शन में कौन सा 6,40,932 था, तो ऑप्शन में वो नहीं था, इस वजह से गड़बड़ है। अगले पे आते हैं, लिखा है जोड़ों में से कौन सा सही, भाई ये कब होता जब चारों विकल्प में कोई ना कोई अंकन दिया होता, लेकिन यहां पर क्या किया गया, यहां एक विकल्प आपको दे दिया गया तो इनमें से कोई नहीं, अगर ना होता तब 6 लाख वाली को प्रायोरिटी दी जाती ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है यहां पर निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कह रहा भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, भाई ये तो आपका सही है। पूछ रहा सही नहीं है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में है, ये भी आपको पता है। भाई अक्षांशीय विस्तार आपने कहा था भारत किस साइड में था, अक्षांश में, यानी आप कहेंगे ये वाला अक्षांश ना, तो उत्तर की साइड में ही तो है। अगर कहेंगे रेखांशीय यानी देशांतरीय विस्तार भारत का, तो 68.7 मिनट से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर में, तो ये भी आपका सही है। लेकिन जबकि भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो भाई ये गलत है। भारत में राज्यों की संख्या 26 ना होकर के भारत में राज्यों की संख्या 26 जनवरी 2020 के बाद की बात है, भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इसका झारखंड पीसीएस मैंने कहा एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसी वजह से इसका उत्तर आप देख रहे हैं, पीसीएस में पूछा गया था और आपने कहा ये तीनों विकल्प सही थे, तो पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो आपने कहा सर डी वाला ऑप्शन ही सही है, नहीं है कि भारत में 28 राज्य होने चाहिए ना कि 26, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां लिखा है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, लिखा है 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे भारत, जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है भारत विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, या फिर भूमि सीमा लिखा है का विस्तार भारत का 15,200 है, सूर्योदय सर्वप्रथम मिजोरम राज्य में होता है, तो कौन सा पूछ रहा है, गलत है। अभी आपने कुछ ही देर पहले पढ़ा, पहले नंबर पे रूस,
छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ 7वें नंबर पे आप पढ़ रहे हैं किसके विषय में, भारत के विषय में। यहाँ आप देख रहे हैं किसके विषय में, यहाँ लिखा हुआ है कि जनसंख्या के आधार पे दूसरा राष्ट्र है, भाई ये सही बात है चीन के बाद। आपने कहा भूमि सीमा की बात करा जाए तो 15,200, ये आप अभी तक पढ़े नहीं थे लेकिन ये भी एक एग्जैक्ट डाटा है, 15,200 किलोमीटर भारत की भूमि सीमा है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो आपका गड़बड़ है कि मिजोरम ना होकर यहाँ होना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश। इसी वजह से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि भारत में उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है किसको, अरुणाचल प्रदेश को, ध्यान करे रहिएगा। जबकि उगते सूरज का देश विश्व में कहा जाता है जापान को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए हो गया इतना क्वेश्चन। अब देखिए अगला टॉपिक आपका जो दिया गया है, ये दिया गया है अक्षांशीय विस्तार के बारे में, ठीक बात है ना। अभी देखिए इतनी देर में हम लोगों ने पहला जो टॉपिक पढ़ा था, भाई हम लोग क्षेत्र भारत का परिचय ही पढ़ रहे थे, सामान्य परिचय, उसमें पहला टॉपिक हम लोगों ने क्षेत्रफल पढ़ा। अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं अक्षांशीय विस्तार पर, ठीक बात है ना। ऐसे एक एक छोटा छोटा सब टॉपिक और चीजें हम कवर करते जाएंगे। भाई देखिए अगर हम बहुत कम की बात करेंगे तो आप जानिए एग्जाम सर पर है और आपकी सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, ये आप तय मानिए। लेकिन अगर सारी चीजें तब तय कवर करनी है तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा अपने विषय पर, चूंकि सिलेबस बड़ा है, समय कम है, ठीक बात है ना। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ अक्षांशीय विस्तार के विषय में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा। अब ध्यान से देखिए, यानी आपको यहां साथ ही साथ भारत का मानचित्र भी समझते चलना है कि भारत का मानचित्र आप बगल में रखे रहिए, ध्यान करते रहिए। भूपृष्ठ यानी जमीन की बात कर रहा है, इस पर विषुवत रेखा खींची हुई है। विषुवत रेखा जो है से उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी से केंद्र के से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश, यानी अक्षांश का अर्थ ऐसा होता है, यानी ये ग्लोब है और ग्लोब पर ऐसे पड़ी हुई लाइनें पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इन्हीं को कहा जाता है अक्षांशीय रेखा। यानी क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तर से, एक सेकंड, क्या कह रहा है, उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को कहा जाता है अक्षांश रेखा। भाई एकदम सही है, इसी को कहा जाता है अक्षांशीय। अक्षांश लिखा है, अक्षांश रेखाएं वही काल्पनिक रेखा होती हैं, लिखा है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर। यानी कहने का अर्थ हो गया कि ये ग्लोब हुआ और इसे कह दिया जाएगा, इसे कह दिया जाएगा विषुवत रेखा, और इसके समानांतर जितनी ऐसे लाइनें खींची गई हैं पड़ी पड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। जबकि अगर खड़ी लाइनें होती तो इन्हें कहा जाता देशांतर रेखा, ठीक है ना। लिखा है अक्षांशों की अंशों, मिनटों और सेकेंडों में क्या की जाती है, गणना की जाती है, दर्शाया जाता है, ध्यान करे रहिएगा। अगला लिखा है पृथ्वी के विषय में, पृथ्वी को दो बराबर भागों में अगर बांटने के लिए कहा जाता है जीरो अक्षांश को ही भूमध्य रेखा। यानी आप कहेंगे ये जो आपका यहाँ देखिए चित्र में अभी नीचे देखेंगे तो यहाँ देखिए 0 डिग्री जो दिखा गया है, यही 0 को कहा जाता है अक्षांश, यानी कि एक कहा जाता है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री, ठीक बात है ना। भूमध्य रेखा या इसी को इक्वेटर कहा जाता है, याद करे रहिएगा। अगला विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, उसके उत्तरी भाग को, भाई देखिए ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कह दिया जाएगा, नीचे वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कह लिया जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखा जो है यहां से उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, भाई जितनी लाइनें ऊपर यानी 0 डिग्री से ऊपर उत्तर की तरफ दी गई हैं उन्हें उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहा जाएगा, और दक्षिण की ओर जो स्थित है उसे दक्षिणी अक्षांशीय रेखा कहा जाएगा। बड़ा बेसिक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसी के बाद चित्र जो दिया गया है ये देशांतर का भी है, इसको भी देख लीजिए इसी के साथ। ये बीच वाली 0 डिग्री देशांतर जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जबकि या प्रधान मध्यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। और इसके पूर्व में जितनी लाइनें खींची गई हैं खड़ी खड़ी उन्हें पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में जो रेखाएं खींची गई उन्हें पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ये सारी बातें हो गई इसके लिए। नेक्स्ट पे आते हैं भाई, इसके बाद लिखा है अगर अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर अगर खींच दिया जाए तो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कुल मिलाकर 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं शामिल होंगी। ध्यान में आई बात? अच्छा, यानी ऊपर 89 नीचे 89, और एक की बात कर दिया जाएगा बीच वाले की, तो कुल मिलाकर हो गई कितनी, 89 और 89 एक को मिलाकर कुल 179। तो पूछा जा सकता है विषुवत वृत्त को लेकर, यानी विषुवत वृत्त का मतलब यही होता है जिसको इक्वेटर कहते हैं, इसको लेकर के ऊपर मैंने कहा 89 और नीचे 89 और बीच वाला एक, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 179 रेखाएं कैसी हैं, तो ये अक्षांशीय। क्रम नंबर कई बार इनका पूछा गया है कि टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं,
लैटिट्यूड लाइन खींची गई हैं अक्षांश रेखा ग्लोब पर, तो आप कहेंगे कुछ मानी जाती हैं, कुल मिलाकर हैं 179 लिखा। अब आगे कई बार ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है बहुविकल्पीय में कि दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होगी वो कितनी होती है, 111। भाई ध्यान से बात अगर देखने वाली बात है, अगर ये है एक अक्षांश ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, अब आप ऐसे ही खींचेंगे तो आपको ध्यान में होना चाहिए ना, इसके बीच में कुछ गैप तो होगा ही, तो वो गैप 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो ये आपके ध्यान में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन लिखा भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब ध्यान से देखिए, यानी भूपृष्ठ यानी आप कहेंगे यही पृथ्वी, एक सेकंड भाई, अगर भूपृष्ठ की बात कर रहा है तो मैंने कहा भूपृष्ठ की बात आप कर रहे हैं तो भूपृष्ठ ये हो गया आपका, ये हो गया भूपृष्ठ ये वाला, यानी कह रहा है भूपृष्ठ जो है, अब उत्तरी ध्रुव का मतलब एकदम उत्तर और दक्षिणी ध्रुव का मतलब एकदम दक्षिण, इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा ऐसे मिलाते हैं खड़ी खड़ी, इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक बात है ना, या इसी को कह दिया जाता है ग्रीनविच रेखा। इसी ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर, यानी इसके 3 नाम मिल सकते हैं। अगर आपको प्रधान यामोत्तर मिलेगा तभी आप जानिएगा 0 डिग्री कह रहा है, अगर ग्रीनविच रेखा कहेगा तब भी आप कहेगा 0 डिग्री देशांतर है, और अगर 0 डिग्री देशांतर कहेगा तब तो आप जान ही गए, ठीक बात है ना। अगली बात पे आते हैं, ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा है इसके पूरब और पश्चिम में आप जानिएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं इन्हीं को कह दिया जाता है देशांतर। हमने कुछ देर पहले आपको बताया जो ग्लोब पर खड़ी लाइनें हैं उनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं, जबकि पड़ी लाइनों को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक बात ना। यानी देशांतर, अच्छा देखिए अक्षांश में आपने देखा अक्षांश रेखाएं समानांतर होती थी, समानांतर का मतलब होता है यानी एक दूसरे के समान अंतर पर ऐसे ऐसे स्थित है, ठीक बात है ना। लेकिन देशांतरीय रेखाओं में ऐसा नहीं होता है, देशांतरीय रेखाएं समांतर ना होकर कुछ इस तरह होती हैं, जैसे आप ऐसे कहेंगे ऐसे होती इस तरह बनी है और ऐसे एक ठो खींची और एक ऐसे ऐसे ऐसे, यानी आप देख रहे हैं हल्का हल्का वक्राकार टाइप की आपको दिख रही हैं, ठीक बात है ना। तो इस तरह से हैं, यहां दूरी ज्यादा और यहां दूरी कम आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए यहां लिखा हुआ है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, यानी ध्रुव का अर्थ हो गया ये, ध्रुव का अर्थ हो गया ये बीच वाला हिस्सा, एक सेकंड, ध्रुवों का मतलब हो गया यहां, अब देखिए ध्रुव का मतलब ये हो गया किनारे वाला हिस्सा, ध्रुवों से जब बीच की ओर आप बढ़ते हैं, विषुवत रेखा का मतलब ये हो गया बीच वाली लाइन, यहां की ओर बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है इसमें दूरी घटती जाती है। मैंने क्या कहा, इसमें दूरी बढ़ती जाती है। आप देखिए इस तरह से अगर आकृति बनी हुई तो आप सोचिए यहां दूरी बहुत कम होगी, लेकिन यहां दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक बात है ना। बड़ा आसान तरीके से आप समझते चल रहे हैं चीजों को, ठीक बात है ना। तो इसकी अक्षांश में आपने पढ़ा था 111 किलोमीटर की, लेकिन देशांतर में कह रहे हैं कि जो विषुवत रेखा होती है ये, इस जगह पर जो दूरी होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। अंतर जाने रहिए, वहां पे क्या कह रहा था, वहां पर कह रहा था हर जगह के विषय में, लेकिन यहां केवल और केवल बीच की बात कर रहा है, यानी विषुवत रेखा के पास दूरी कह रहा है 111.33, बाकी हर जगह पे अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, इस वजह से मैं आपको इसके विषय में डिस्कस कर रहा हूं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। आगे लिखा भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में। भाई जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध में इस वजह से हुआ क्योंकि ये अगर हो गया क्या ग्लोब, अगर इसे आप कह देंगे ये ग्लोब की संरचना हो गई तो आप कहेंगे ये भाई इधर उत्तर हुआ और इधर आप देखेंगे तो इधर उत्तर हुआ और इधर हो गया दक्षिण। अब उत्तर है तो इसका मतलब भारत इसी साइड में, ऊपर वाले साइड में तो है, इसी वजह से कह दिया गया भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए यहां पर यही अक्षांश और देशांतरों के आधार पर इसका विस्तार दिखाया गया। जैसे आपसे कह दिया अगर ये भारत का मैप, अगर ये यहां पर दे दिया गया ये भारत का मैप, यहीं पर ऐसे आकृति बना दी जाए भारत की, तो आपसे कहेगा ये कैसी रेखा है, देशांतर है, इसका मतलब यहां पर भी खड़ी रेखा होगी देशांतर, ठीक बात है ना। और ये अगर पड़ी रेखा अक्षांश है तो यहां भी पड़ी रेखा अक्षांश होगी। तो आपसे कह रहा है इन्हीं के विषय में मापन करना है। कह रहा है कि अगर उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो भारत उत्तरी अक्षांश में ही है। कह रहा है यहां 6 डिग्री 45 से स्टार्ट करोगे और आप पहुंचोगे 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो इसी के बीच में आपका स्थित है भारत। जबकि आपसे कह रहा है कि अगर आप देशांतरीय तरफ जाओगे, यानी देशांतर का मतलब हो जाए खड़ी लाइन की तरफ अगर आप जाओगे, ये इसके बीच में अगर आप जाओगे तब आपको क्या हो जाएगा, तब वहां पर कहेगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में आपका स्थित है, पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक एग्जाम में भी, अपर एग्जाम में भी। मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके रहे हैं। अब देखिए
कह रहा है अगर भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ये देखिए, आपने कहा अगर ये भारत है, यहाँ पर अगर ये भारत है तो अगर भारत का मानचित्र कुछ ऐसे अगर आप बना रहे हैं, यहाँ पे अगर भारत का मानचित्र कुछ ऐसे अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ देखिए, अगर कुछ ऐसे बना रहे हैं तो यहीं से आपको बीचों बीच से ऐसे कर्क रेखा मिल जाएगी, और ये कर्क रेखा की जो स्थिति है वो 23.5 डिग्री है, ये कर्क है, और नीचे जाएंगे तो मकर रेखा आपको मिलेगी। तो आप कहने का अर्थ ये है, भारत में तो ऐसी है नहीं व्यवस्था, लेकिन ये है कि आपसे कह रहा है कि भारत उत्तरी और अक्षांश की अगर कह रहा है भारत के विषय में, तो भारत का जो उष्णकटिबंधीय विस्तार है वो 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के मध्य ही है, तो इसी वजह से आपका भारत इतनी ही दूरी में उष्णकटिबंध में है। ठीक बात है ना। अगला कह रहा है भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। अब समझ गए आप लोग, ऐसा नहीं भारत केवल उष्ण कटिबंध में, यानी उष्ण में भी विस्तार है भारत का, उपोष्ण में भी विस्तार है। ठीक बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है ध्यातव्य है कि, यानी इसका मतलब ये है, कह रहा है कि अक्षांश 0 डिग्री से अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। ये आपको जानना चाहिए। ठीक बात है ना, कि दिन और रात की अवधि में अंतर आता है जब आप 0 डिग्री अक्षांश, यानी आप कहेंगे यहां से लेकर के ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहां से चाहे इधर जाइएगा चाहे इधर जाइएगा, जाएंगे तो यहां पर दिन और रात की अवधि में अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। लिखा है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पड़ता है, यानी उत्तर गोलार्ध जो है उसमें जो अक्षांश रेखा है उसका जो प्रभाव होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, किस पे, दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी अब इतना जान गए आप लोग किसके विषय में, यहाँ बेसिक बात अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी अक्षांश रेखाएं, कितनी देशांतर रेखाएं हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत के कौन सी अक्षांश रेखाएं भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, कौन सी देशांतर जाती है, ये सारी चीजें आप इतनी देर में कवर कर ली हैं। ठीक बात है ना। अब नेक्स्ट की हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बाद प्रश्न कोश के विषय में। सारे लोग तैयार हो जाइए, इसका भी प्रश्न कोश हम पढ़ेंगे, तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक बात है ना। देखिए यहां लिखा हुआ है भारत का विस्तार, लिखा हुआ है भारत विस्तृत है, पूछ रहा है भारत विस्तृत है किसके बीच में। एक सेकेंड भाई, कह रहा भारत जो विस्तृत है 31 डिग्री का नाम ले रहा है तो गड़बड़, ये 37 डिग्री 17 का ले रहा है और 53 का ले रहा है, तो उत्तरी से लेकर के 8 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड की बीच दिखा रहा है, तो ये कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है। ठीक बात है ना। यानी 8 अंश 4 मिनट आपको ध्यान में आ रहा है, यहां पर बी वाला जो विकल्प दिख रहा है कि भारत का विस्तार 8 अंश 4 मिनट। एक सेकेंड भाई, इसका तो ऑप्शन दिखा रहा है गड़बड़, यानी क्यों, क्योंकि भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी तक के बीच में है ना, तो इसका ही पहले वाले का ही ऑप्शन डी वाला हो गया, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, चारों के चारों आपके गलत हो रहे हैं। व्याख्या पर आते हैं, लिखा हुआ है भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक बात है ना। जबकि कर्क रेखा एक प्रकार की अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक बात है ना। इसका मतलब इसके ऊपर वाला जितना विकल्प था वो सारा गलत था इस क्वेश्चन का, डी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है निम्नलिखित में से किस एक से भी। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक एग्जाम में नहीं अपर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। कह रहा है सिक्किम से अगर कोई अक्षांश, यानी इसके लिए आपको मैपिंग की जानकारी बढ़िया से होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कह रहा है जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश होगा, पूछ रहा है वो और किस स्थान से गुजरेगा। इसका ऑप्शन आपको देना है, उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, राजस्थान। यहां आप केवल क्या कर रहे हैं, केवल आप समझ ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद आप मैप देखिएगा तो वहां आप समझ जाइएगा राजस्थान के आसपास में उसकी भूमिका मिलेगी, तो इस वजह से ये वाली लाइन ऐसे जो निकलेगी वो राजस्थान से भी होकर गुजरेगी, सिक्किम वाली। ठीक बात है ना, कर सिक्किम वाली अक्षांश रेखा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर नागौर। पूछ रहा है किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, इसके उत्तर में आइएगा। राजस्थान का गर्म जगह है जिसका नाम है जैसलमेर, तो इसका बी वाला ऑप्शन जैसलमेर हो जाएगा सही। वैसे तो हैं चारों वहीं के,
लेकिन आप कहेंगे यहाँ के विषय में कि जैसलमेर जो जगह हो रही है यहीं से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देशांतर का अर्थ आपके ध्यान में होना चाहिए, यानी खड़ी लाइन है, ठीक बात है ना। ग्रीनविच वाले नंबर यहाँ से ध्यान करिएगा, ग्रीनविच। अगले पे आइए, अगले में लिखा हुआ है यहाँ पर, अब देखिए 2 क्वेश्चन केवल आपको इस वाले टॉपिक से दिया गया था, और दूसरा टॉपिक मैंने कहा, पहला टॉपिक क्षेत्रफल कंप्लीट हुआ, दूसरा टॉपिक अक्षांशीय विस्तार कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, भारत एवं कर्क रेखा के विषय में, ठीक बात है ना। आप सभी साथी अन्य साथियों को भी बुला लीजिए, एकदम तैयार रहिए, बहुत बढ़िया से हम लोग चीजों को कवर कर रहे हैं और सब कुछ हम लोगों को तैयार हो जाने वाला है। देखिएगा कुछ देर बाद, जब इसके खत्म होने के बाद आप यूट्यूब पे चाहे अपनी बुक से कहीं आप विकल्पीय हल करेंगे तो आपको सारी चीजें तैयार मिलने वाली हैं, सारे कंटेंट आपको तैयार मिलने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लिखा है भारत एवं कर्क रेखा के विषय में, यानी भारत की बात कर रहा है और कर्क रेखा की बात कर रहा है। भाई अब ध्यान से सुनिए, आपने क्या कहा, भारत का जो मानचित्र है, भारत के मानचित्र में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहने का अर्थ यह है कि अगर भारत को मैंने कहा ऐसे आप बांटेंगे इस तरह से, तो भारत ये वाला यानी ये आपका हो गया देशांतर, तो देशांतर के आधार पर ये पूर्वी देशांतर में है। और अगर भारत की बात की जाए किसके आधार पर, यानी कि अक्षांश के स्तर पर बात की जाए तो ये अक्षांश रेखा विषुवत है, इसके ऊपर यानी कि भारत है उत्तरी गोलार्ध में। जान गए आप लोग। दूसरी बात, आपने कहा भारत से होकर के एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। अब क्या कह रहा है कि भारत एवं कर्क रेखा, यानी भारत कौन कौन सा जिला होगा जिससे कर्क रेखा गुजरेगी, इस पर तमाम सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पूछा एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रिक भी आप इसके लिए यूज करते हैं। लिखा है विषुवत रेखा जो है उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ है, आप कहे विषुवत रेखा किसे कहा जाता है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश जो है इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। और इस 0 डिग्री अक्षांश की जो उत्तर में 23.5 डिग्री आपको रेखा मिल रही है अक्षांश, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। आप देखिए 2 चीजें आप समझ गए, यानी 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा, जबकि 23.5 डिग्री के उत्तर को कहा जाता है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी बीचों बीच का अर्थ है कैसे, 2 तरीके के बीचों बीच, एक ऐसे खड़ी लाइन में, एक ऐसे पड़ी लाइन में। तो बीचों बीच का मतलब अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो बीचों बीच से मतलब पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे। लिखा हुआ है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से सबसे पश्चिम में आप देखेंगे तो गुजरात, और सबसे पूर्व में देखेंगे तो आपको मिजोरम। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कहने का अर्थ हो गया, अगर आपसे कहा जाए नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य, तो केवल 2 राज्य, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर कहा जाए ये बिहारी या झारखंडी बोले जाने वाले कौन कौन से राज्य, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, ममता बनर्जी वाला पश्चिम बंगाल, बाकी इधर की बात करें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक बात है ना, याद करे रहिएगा। अब यहां से कुछ क्वेश्चन, जैसे देखिए ये आपको दिया है फिगर, चित्र दिया गया भारत की स्थिति, और भारत में कर्क रेखा को यही देखिए बीचों बीच में दिखाया गया है कि ये देखिए कर्क रेखा भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे गई हुई है। पश्चिम में अब देखिए यहाँ तमाम सारी समझने वाली बात आपको स्टाइलिश मिलेगी। जैसे यहाँ लिखा है गुजरात जो है इसकी राजधानी अहमदाबाद। अभी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, गुजरात की जो राजधानी अहमदाबाद है वो कर्क रेखा से किस दिशा में है, ये कर्क रेखा से दक्षिण दिशा में है। ठीक बात है ना, यानी कर्क रेखा के नीचे है। जबकि आपसे कहा जाए राजस्थान के विषय में, तो राजस्थान जो हो रहा है ये राजस्थान की राजधानी ये कर्क रेखा से उत्तर की दिशा मिल रही है। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये भी आपको दक्षिण दिशा मिल रही कर्क रेखा से। छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर देखेंगे, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी आप देखेंगे रायपुर, तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी भी आपको मिल रही है ऊपर साइड में। यहाँ आप कहेंगे रांची के विषय में, तो झारखंड की राजधानी रांची है, ये भी आपको दक्षिण में मिल रही है। जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी आप कहेंगे तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ये भी दक्षिण में। यहाँ आप कहेंगे अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी, ये आपको मिल रही है उत्तर में। और साथ ही साथ मिजोरम की राजधानी आइजोल जो हो रही है ये दक्षिण में। यानी कहने का अर्थ हो गया अलग अलग तरीके से आपने चीजों को समझ लिया कि भले आपको 3 और 3 क्या लिखा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, यानी 8 राज्यों से होकर गुजर रही है आपकी। सबसे पश्चिम में गुजरात और सबसे पूर्व में मिजोरम।
आई बात ध्यान में, याद करे रहिएगा। जिसमें से त्रिपुरा आपको मिल रही कर्क रेखा से उत्तर में, राजस्थान की राजधानी कर्क रेखा से उत्तर में आपको दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा है सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। यानी जब सूरज जो होता है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो है ना, यानी इक्वेटर से जब ऊपर सूर्य होता है तब क्या होता है, दिनों की अवधि अपने उत्तरी गोलार्ध में जिसमें भारत है उसमें क्या होता है, दिनों की अवधि बढ़ती है, यानी दिन ज्यादा देर का होता है, ठीक है ना। जबकि इसी वजह से 21 जून को सूर्य उत्तरायण में होता है और उत्तरायण के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, इसी वजह से 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है ना। अगला, जून माह में या जून का जो महीना है उसमें कर्क रेखा का उत्तर जो है दिशा जो है उसमें जाने उसकी यानी जून के महीने में कर्क रेखा के जब उत्तर आप लोग जाने जाते हैं तब दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, यानी दिन बड़ा होने लगता है। आगे माही नदी जो है, यानी एक माही नदी है गुजरात में स्थित, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन खूब पूछा, यानी आप जितना इसमें पढ़ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तब भी जानते होंगे, देने जा रहे होंगे तब भी आप जानते होंगे। तो इसके विषय में आगे कुछ दिया गया जैसे अगरतला, अब अपर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी यूपी पीसीएस आरओ आईएएस एग्जाम में दे देगा आपको जगह का नाम और दे देगा अक्षांशों का नाम। तो अगरतला 23.5 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, वहीं अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट और साथ ही साथ वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट, जबकि भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ये अलग अलग अक्षांशों के विषय में स्थिति, और इसके विषय में अभी कुछ देर बाद आप देखिएगा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से लिखा हुआ यहाँ पर लिखा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। बड़ा आसान प्रश्न, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। आप जान गए सर कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो कर्क रेखा उड़ीसा से होकर गुजर रही है, ठीक बात है। यूपी से होकर क्या लिखा है, गुजरती है, केवल गुजरती की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब सर केवल एक राज्य हो जाएगा इसमें से जिसका नाम है बिहार, ठीक बात है ना। यानी बिहार की वो स्थिति बता रहा है सन 2000 से पहले की, ये कह रहा है बिहार का जब झारखंड यानी अलग नहीं हुआ था तब की बात कर रहा है, क्योंकि 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब की बात अगर पूछेगा तो अब झारखंड जाने रहिएगा, ठीक बात है ना, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ यही 2 राज्य उधर के हैं जहां से एक और गुजरता है। आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल के बाद 2 पूर्वोत्तर राज्य जिसमें मिजोरम और त्रिपुरा मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा है ट्रिक है पगुराम पशजिमी ऐसे करके कोई ट्रिक है। 8 राज्यों से होकर गुजर रही है कर्क रेखा, अलग अलग नाम आपके यहाँ लिखा हुआ है। यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का नाम है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अलग है कर्क रेखा से, जबकि उत्तर प्रदेश से आप कहेंगे तो भारत से 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, वो रहेगी देशांतर। लेकिन यहाँ अक्षांश की बात कर रहे हैं और कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। शेष गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों जो से गुजरती है, यानी तो इसका ऑप्शन ए वाला 1, 2 और 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक बात है ना। 2017 में पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या इनमें से सभी से। बड़ा आसान प्रश्न, मैंने कहा था पूर्वोत्तर के केवल 2 राज्य जिसमें मिजोरम और त्रिपुरा हो गया, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से गुजरती है ये, और साथ ही साथ बीच में छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरती है। तो इसका मतलब इसका सही कौन सा हो गया, इसके तीनों विकल्प सही हो गए। कर्क रेखा गुजरती है तो तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि पूरी तरह से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक बात है ना। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जुड़ती है। बड़ा आसान प्रश्न, देख के ही लगा लेंगे सर, 8 राज्यों से। अगले पे आते हैं भाई, यहाँ लिखा हुआ है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप जान गए, ना तो जम्मू कश्मीर से गुजरती है, ना तो हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, ना तो बिहार से। अब देखिए ये क्वेश्चन कब का है, 2011 का। इससे पहले वाला कब था, 90 का। तो मानी अब पूछेगा किस्सा, अब झारखंड ही आपको बताना है, ठीक है ना। झारखंड और छत्तीसगढ़ ही आपके गुजर रहे हैं, किससे, कर्क रेखा वहीं से होकर गुजर रही, ठीक है ना। अगले पे आते हैं, लिखा है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर मिजोरम? क्या है उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने कहा ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है इसी को कहा जाता है कर्क रेखा, और ये नहीं गुजरती है किससे? तो ये मणिपुर से, केवल त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और कुल मिला के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट? आप देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन तब भी ये यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया था, लोअर पीसीएस में पूछा गया 2002 में, और यूपी पीएससी आयोग की परीक्षा जीआईसी में पूछा गया 2010 में। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका उत्तर आपको बताना भी है, और इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? यहां देखते हैं, इसका उत्तर दिया गया साथियों बी वाला ऑप्शन। कह रहा है सर जो ये सबसे निकटतम अगर बात की जाएगी तो ये गांधीनगर के विषय में होगा। अब देखिए ये ऐसे आप बता पाएंगे जब इसकी सूची आपको याद रहेगी, मैपिंग याद होगी, तब आपको कहेंगे। बाकी आप बेसिक के लिए ध्यान करे रहिए, अभी बाकी आप पढ़िएगा। और अगरतला की बात कर रहा है तो 23 डिग्री 50 मिनट की, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट। अब खुद ही सोचिए, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट की है। ठीक बात है ना। यहां अगर सबसे पास में 23 डिग्री कहा जाएगा तो देखिए केवल 11 जोड़ दिया जाएगा, कितना? केवल 11 जोड़ दिया जाएगा 19 में, तो हो जाएगा 30। तो इसका मतलब है गांधीनगर ही सबसे बगल में स्थित है कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री की। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे, यानी सबसे कम अंतर गांधीनगर का ही है। लिखा है निम्न नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकट है? फिर वही क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर। अब इसके लिए भी आपको सूची जाननी चाहिए। लिखा है दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर और नागपुर, अलग अलग सूची दी गई है। दिल्ली 28.5 डिग्री से लेकर के 25 मिनट से लेकर 28 डिग्री 53 के बीच उत्तर में है, 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर कोलकाता, जोधपुर 26 डिग्री 27 डिग्री के बीच में, जबकि नागपुर 21। तो इसका मतलब कोलकाता जो हो रही है इसके आधार पे सबसे निकट है इस वाले विकल्प में से। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री दक्षिण, या फिर 33 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री, या फिर 13.5। यानी अगर अक्षांश की बात करेगा और भारत को विभाजित करने की बात करेगा तो टॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यानी कि कर्क रेखा होगी, और वो कर्क रेखा कही जाती है, अंक होता है उसका 23.5 डिग्री उत्तरी के विषय में होता है। तो एमपी पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ये वाला सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर? अब देखिए ये क्वेश्चन हम बिना विकल्प करने का प्रयास करते हैं ना, तो मेरे साथ बोलिए। अगर आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ आपको गुजरात मिलेगा, फिर आपको राजस्थान मिलेगा, फिर आपको एमपी मिलेगा, फिर आपको कौन सा मिलेगा? एमपी के बाद छत्तीसगढ़ मिलेगा, फिर झारखंड मिलेगा, फिर वेस्ट बंगाल मिलेगा, फिर त्रिपुरा मिलेगा, फिर मिजोरम मिलेगा। यानी ऐसे आपको नाम मिल गया कुल मिलाकर किसका? कर्क रेखा का हो गया, जितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। लिखा हुआ है यहाँ जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिक? भाई अब जून माह की पूछ रहा है, यानी जून की बात कर रहा है, तो अगर पूछ रहा है दिन की अवधि अधिकतम होगी तो हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई या फिर दिल्ली में। आप अंतर देखिए, अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा के नीचे के जितने राज्य दिए गए हैं लगभग कर्क रेखा में केवल भोपाल यानी मध्य प्रदेश है वो कर्क रेखा पे आ रहा है, बाकी चेन्नई, हैदराबाद ये दोनों नीचे हैं, जबकि दिल्ली ऊपर है कर्क रेखा से। ठीक बात है ना। तो क्या कह रहा है इसके विषय में, व्याख्या पे आते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन दिल्ली के विषय में, आपको कुछ देर पहले हमने बताया था ये ग्लोब है और उत्तरी ये आपका हो गया विषुवत रेखा। यानी कह रहा है कि जून के माह में जब सूर्य उत्तर दक्षिण से यानी उत्तर की ओर जब बढ़ता है तो दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होती है ना। यहाँ लिखा है सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्पों में से सबसे सही उत्तर है, क्योंकि सबसे उत्तर में आपका इन विकल्पों में से दिल्ली ही है, तो ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है ना। अगला कर्क रेखा से सबसे निकट में पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको उसी सूची का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका उत्तर भी हम लोग पढ़ते हैं।
जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। यानी वाराणसी 25 डिग्री 18 पे, उज्जैन 23 डिग्री 9 पे, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 पे और जबलपुर 23 डिग्री 11 पे। तो इसका मतलब इसका विकल्प कौन सा दे रहा है? ए वाला, यानी जबलपुर के विषय में जो 23 डिग्री दिया गया है 11 मिनट के विषय में। ठीक बात है ना? तो इसका विकल्प ये वाला आपका सही हो। मैंने कहा इस तरीके के जब क्वेश्चन होंगे तो इनके लिए आपको ये विकल्प, कुछ जो मेन स्थान होंगे उनके विषय में आप जानते रहिएगा, उन वहां का कै डिग्री अक्षांश पड़ता है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कौन सी नदी है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था माही के विषय में। लिखा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी है, उसका नाम है माही नदी। यानी माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा एकदम से राइट ऑप्शन, यानी ए वाला विकल्प इसके लिए सही, माही नदी का विकल्प इसके लिए सही, जो कर्क रेखा को 2 भागों में। लिखा है राजस्थान से उद्गमित होती है और गुजरात में प्रभावित होती है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो माही नदी है, पूछेगा इसका उद्गम कहां से है और ये कहां गिरती है, यानी अंत इसका कहां पर है? तो आपने कहा राजस्थान से निकल करके ये खंभात की खाड़ी जो गुजरात की जगह वहां पर आके जाके गिरती है। तो ये भी आपका हो जाएगा विकल्प आपका सही। अब आप सोचिए इस वाले यानी इस वाले चैप्टर के जो 3 टॉपिक हैं हम लोगों ने कवर कर लिया। अब चौथा टॉपिक हमारा जो है वो मानक समय की विषय में है, वो भी हमें कवर करने की आवश्यकता है। ठीक बात है ना? चलिए साथियों, तो एक मजेदार टॉपिक आपको, यानी एक मजेदार टॉपिक इसी चैप्टर के अंतर्गत एक और आ रहा है सामान्य परिचय के अंदर, जिसका नाम है मानक समय। अब देखिए मैंने क्या कहा था, भारत को कर्क, यानी आप कहेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं विभाजित कर रही पूरे ग्लोब को। आपसे मैंने कहा था अक्षांश रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है वो है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर। आपसे दूसरा मैंने कहा था भारत से जो देशांतर रेखा भारत को काट रही बीचों बीच से वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी मैंने कहा था भारत देशांतरीय आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसी वजह से ये पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। तो 82.5 डिग्री इसी को मानक समय, यानी इसी के आधार पर भारत में समय का मापन किया गया है, समय को मानक स्थिति में रखा गया है यहाँ पर। ठीक बात है ना? तो ये हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। सभी साथियों को शेयर कर लीजिएगा एक बार फिर से और सब लोग उपस्थित हो जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका सेशन आपका। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है यहाँ, लिखा हुआ है भारत की, अब देखिए कह रहा है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा के विषय में, यानी प्रमाणिक मध्याह्न रेखा का मतलब हो गया यानी जो भारत का एकदम बीचों बीच की है, या इसे कह दिया जाता है भारतीय मानक समय रेखा। कह रहा है ये है कितनी, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के विषय में। ठीक बात है ना? नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहां लिखा हुआ है जो कि प्रयागराज जो जगह है वहां की मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। नैनी भी नाम आ जाता है आगे, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे IST कहा जाता है, वो जो कि विश्व का मानक है समय रेखा है, जिसका नाम है GMT यानी ग्रीनविच माध्य, उससे कह रहा है 5.5 घंटा आगे है। कहने का अर्थ यह है जब विश्व मानचित्र आप देखें या ग्लोब देखेंगे तो आपको यहां से लेकर के पूरे देश फैले होंगे, एकदम बीच में आपको यहाँ आपको ग्रीनविच रेखा मिल रही है, भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर, यानी अगर ग्रीनविच से आगे बढ़ेंगे तो इधर साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ समय बढ़ता है और इधर पीछे जाएंगे समय घटता है और भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो इसका मतलब है भारत का समय इससे आगे होगा, तो 5.5 घंटे आगे है। ये कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि कितने घंटे आगे है भारत का मानक समय रेखा विश्व के मानक समय रेखा से। ठीक बात है ना? नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए तो वैश्विक स्तर ने मानक यामोत्तर को 7.5 यानी 7 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट है उसी के देशांतर के गुणांक पर चुना है। कहने का अर्थ यह है, आप सोचिए वहां 5.5 डिग्री ऐसे और बढ़ेंगे 6.5 डिग्री, इसी मानक में इसी गुणांक के आधार पर बांटा गया है देशांतरों को अलग अलग तरीके से। ठीक बात है ना? भारत के वृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2, यानी आप कहेंगे गुजरात में अगर हैं, गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश का समय, दोनों जगह का समय देखा जाएगा तो वहां 5 बजा है सुबह का अगर अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 7 बजेगा। कहने का अर्थ है 2 घंटे बाद समय होगा। ठीक बात है ना? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है दोनों के समय के बीच में। आगे आते हैं, अब देखिए इसी वजह से प्रशासनिक कठिनाई होती, भाई जाहिर सी बात, अगर समय का 2-2 घंटे का अंतर हो गया तो जाहिर सी बात दिक्कत होगी, लिखा पढ़ी में दिक्कत होगी। तो इस वजह से 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो मानक समय था उसी को पूरे भारत में
मान लिया गया कि हर जगह का यही समय होगा, इसी समय को माना जाएगा। ठीक बात है ना। देखिए यहाँ भारत का मानक समय रेखा का जो फिगर दिया गया है, लिखा है ये 82.5 डिग्री रेखा दिखा रहा है। ये कहाँ से गुजर रही है, यानी आपने कहा यहाँ पर उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज, मिर्जापुर या नैनी नाम की जगह है, फिर मध्य प्रदेश से गुजरेगी, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, और आगे आप बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती। यानी वहां आपने कहा था 5 राज्यों से कर गुजरती थी, ये आप 8 राज्यों से, और ये 5 राज्यों से होकर के आपकी गुजरने वाली है रेखा, जिसका नाम क्या है, मानक समय रेखा भारत की, जिसका नाम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे बात करें इसके विषय में साथियों, तो लिखा है भारतीय मानक समय रेखा समय की यामोत्तर जो रेखा है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर 5 राज्यों से गुजरती है। आगे लिखा हुआ है इसके विषय में कि कुल मिलाकर यहाँ लिखा है, अगर प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री की बात की जाए, इसके पूर्व और पश्चिम की बात की जाए, तो दोनों ओर 180 देशांतर, यानी 180 उधर 180 इधर, कुल मिलाकर के 300 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। किस पे, मैंने कहा ये ग्लोब की स्थिति बात कर रहा है, ठीक बात है, 180 इधर 180 इधर, तो कुल मिलाकर आपकी हो रही 360 देशांतर रेखाएं, जानते रहिएगा। लिखा हुआ है सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। भाई आपको पता है, मैंने कहा था, उसी को ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, यानी बराबर बराबर भागों में दोनों तरफ बांट रही हैं। लिखा ग्रीनविच जो है, इसी को प्रधान यामोत्तर भी कहा जाता है, इसी को जीएमटी भी कहा जाता है। लिखा है इसके पूर्व में जो स्थित 180 तक के सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर कहा जाता है, और पश्चिम की ओर 180 तक जितने देशांतर उसको पश्चिमी देशांतर। कुछ ही देर पहले हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। आगे लिखा है जो 24 घंटे हैं, भाई जाहिर सी बात है 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। अगर 1 घंटे में 60 मिनट, तो आपको जोड़ना है 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 1440 मिनट। अब 1440 मिनट के बीच में क्या होती है, ये पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, यानी इसी वजह से आपको याद होगा दिन और रात के विषय में, तो इसी बीच में 24 घंटे के अंतर्गत पृथ्वी जो ये आपका है, क्या लिखा है, पृथ्वी 360 डिग्री पूरी घूम जाती है, तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 ही है। इसी वजह से 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है, 4 डिग्री। भाई जाहिर सी बात है, अगर 24 घंटे यानी 1440 मिनट में पृथ्वी 360 घूम रही है, तो इसका मतलब है 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगेगा, ठीक है ना। और हाँ, साथ ही साथ इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, यानी आप 15 डिग्री देशांतर का मतलब हो गया, ऐसे ऐसे लाइनें अगर ग्लोब पर काट रही हैं, तो ऐसे ऐसे, तो हर 15 डिग्री यानी 15 डिग्री जैसे पार करेंगे 1 घंटा बढ़ेगा, फिर 15 डिग्री 1 घंटा, फिर 15 डिग्री 1 घंटा, फिर 15 डिग्री, ऐसे ऐसे करके। तो कुल मिलाकर के भारत के विषय में आप देख रहे हैं, तो भारत 5.5 डिग्री 5.5 घंटे के अंतराल पे है, ध्यान करे रहिएगा, ठीक है ना। अगर आपको मैंने कहा स्पीड से समस्या होगी, तो आप स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि समय कम है और चीज़ों को हम लोगों को कवर करना है, और व्यवस्थाएं अपने पास अगर कुछ प्रयास में हैं तो क्यों ना उसका फायदा लिया जाए। आगे आते हैं, लिखा सूर्य पूर्व में उदित होता है तथा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर घूम रही है। भाई आप सब लोग जानते हैं, भाई सूरज पूर्व में उगता है, जबकि पृथ्वी अपनी जो है ये पश्चिम से पूर्व, ना कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व गुजरती है। इसी वजह से आपको पूर्व में दिखाई पड़ रहा है सूर्य का उगना। आगे बात करते हैं, 0 डिग्री जो प्रधान यामोत्तर है, इससे पूर्व की ओर जब जाएंगे, तो जीएमटी से आगे जब आप जाएंगे ग्रीनविच से, और पश्चिम से यानी जीएमटी से जब आगे जाएंगे तो आगे हो जाएगा समय, और पीछे जाएंगे तो पीछे हो जाएगा समय, ठीक बात है ना। अगला 0 से 180 की बात करें जाएगा, पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे समय लगता है, जबकि ग्रीनविच से जो कि यह ग्रीनविच से समय से 12 घंटे, यानी कहने का अर्थ है अगर आप ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पर हैं आप देशांतर पर, और इससे 180 पर पहुंचेंगे, तो यहाँ शुरुआत में 180 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितने का अंतर होगा, 12 घंटे का। ऐसे ही पीछे की स्थिति है, 0 डिग्री से लेकर के पीछे की तरफ जब आप बढ़ेंगे 180 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर, हाँ देशांतर पर, यहाँ पीछे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, पश्चिमी तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 घंटा पीछे का समय होता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया, यानी कहने का अर्थ ऐसे हो गया, अगर ये ग्लोब की स्थिति हो गई आपकी, ये ग्लोब की स्थिति हो गई, तो ये अगर देशांतर रेखाएं हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है,
यहाँ पर ये वाली स्थिति, यहाँ वाली स्थिति और यहाँ वाली स्थिति, यानी अगर आपने कहा यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे और यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे, इसका मतलब है 180 डिग्री पश्चिम से लेकर के 180 डिग्री पूर्व के बीच में कितने का अंतर है भाई? जाहिर सी बात 12 कितने का हो गया? 24 आवर का हो गया ना। ध्यान करे रहिएगा। अगला, भूपृष्ठ पर 180 पूर्व तथा पश्चिम या उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा जो होती है, इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कह रहा है? भूमि जो पृष्ठ है यानी पृथ्वी है, इस पर 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिम यामोत्तर के साथ लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए जो निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा है, उसी को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ध्यान करे रहिएगा, यहाँ एक नई लाइन आपको मिल रही है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में भी आप जाने रहिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब स्टार्ट करते हैं इस वाले सेक्शन का। लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अगर सुबह 6 बजे भारतीय मानक के अनुसार, अगर लिखा हुआ है जब भारतीय मानक के समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, मान लीजिए, लिखा है एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर स्थित है वो क्या होगा? अब भारतीय मानक समय की बात कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है यामोत्तर की बात, तो वो है 82.5 डिग्री। अब ये क्वेश्चन टाइप का है, इसको क्वेश्चन की तरह समझने की बात है। सीधा हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। इसका ऑप्शन बी वाला सही दे रहा है, लेकिन इसको समझिएगा कैसे। इसमें कह रहा है चूंकि, यहाँ कह रहा है चूंकि यहाँ पर दिया गया है भारतीय मानक समय रेखा जो है यहाँ पे यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी कह रहा है 82.5 डिग्री जो है उत्तरी पूर्वी देशांतर, यहाँ पर क्या है? आधी रात का समय, यानी रात 12 बजे का समय है, यानी कह रहा है। लेकिन जबकि दूसरा व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, वो सुबह का स्थान, यानी एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, यहाँ तो रात है, लेकिन कोई जगह है जहाँ पर सुबह का 6 बज रहा है, कह रहा है वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। भाई जाहिर सी बात है, समय से आगे पूर्व में होगा। कह रहा है क्योंकि, लिखा है क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है, इस वजह से क्या है 6 घंटे अंतराल पर यामोत्तर के बीच क्या होगा? भाई सीधी सीधी बात, 15 गुणे अगर 6 डिग्री, 15 डिग्री गुणे 6 कर देंगे तो 90 डिग्री का, मैंने क्या कहा था? 15 गुणे 6 डिग्री 6 जब कर देंगे तो 90 डिग्री का अंतर आएगा ना। याद आई आपको बात? तो इसी वजह से क्या हो रहा है, 90 डिग्री का जो अंतर आ रहा है, 1 घंटे का अंतराल आ रहा है ना। और इसी को कह रहा है कि भारत का जो मानक यामोत्तर है, वो समय है यामोत्तर, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। और इसी को जोड़ दिया जाएगा जब 90 डिग्री में, 90 में जोड़ दिया जाएगा, तब कुल मिलाकर के आपका आ जाएगा कितना? तब आपका आ जाएगा ये 172 डिग्री। मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था कि हर 15 डिग्री, यानी देशांतर रेखाएं जो हैं आपकी ऐसे ऐसे करके, ये देशांतर रेखाएं, अच्छा एक सेकंड, जो देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे करके है, कह रहा है हर 15 डिग्री पर बराबर 1 घंटे का समय लेती है। आप खुद ही सोचिए, अगर 15 डिग्री 1 घंटे का समय ले रही है, तो 15 डिग्री 90 का समय लेगी ना। ऐसे ही तो है, 90 का जब समय लेगी, तो इसी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर 90 को 182 डिग्री में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 172, सही 1/2 पूर्वी। यानी कहने का अर्थ है कि ये यामोत्तर पर खड़ा है, तो वो व्यक्ति खड़ा होगा 172 डिग्री पूर्व पर खड़ा होगा, तब जाकर के वहां पर सुबह होगी। ठीक बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है गुजरात के सबसे, यहाँ लिखा हुआ है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी स्थित वालांगू के समय में कितने घंटे का समय है। बड़ा आसान क्वेश्चन, आप देख के जान गए कि सर चूंकि इन दोनों के बीच में 2 घंटे का समय का अंतर माना जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, लिखा हुआ है यहाँ, एक सेकेंड भाई, ये लिखा हुआ है, ये यहां इसकी व्याख्या दी गई है। गुजरात का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 4 मिनट से 74 डिग्री पूर्वी 4 मिनट पूर्वी देशांतर इसमें दिखा रहा है। का मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतर विस्तार 91-30 से लेकर के 97-30, यानी केवल वही जगह का दे रहा है ये, ना कि पूरे भारत का दे रहा है। तो इन्हीं में से जब घटाया जाएगा तो ये स्थिति आपको प्राप्त होगी 29 डिग्री 26 मिनट की। और एक देशांतर में चूंकि 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, और 29 डिग्री 26 मिनट के बीच में अगर 4 से गुणा किया जाएगा तो आपको 118 मिनट की प्राप्ति, यानी 2 घंटे का अंतराल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक बात है ना। बहुत बढ़िया हम लोग पढ़ रहे हैं। सोचिए आज के दिन में हम लोग एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है अगला, लिखा हुआ है जबलपुर नाम की जो जगह है कि देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कह रहा है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन औरंगाबाद जो स्थान है
का अक्षांश वडोदरा और पुणे के बीच में, अक्षांशों के बीच में है। अगला, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई और तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती। ये आईएएस के एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है। मैंने कहा साथियों ये टिपिकल एग्जाम फंसाने के लिए ही पूछता है, लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ में आप जानते रहिए, तभी आपके लिए अच्छा है। यहाँ आपका इसके विषय में व्याख्या पर आते हैं, क्या तरीका दिया है। अब देखिए ये पूरी आपको सूची संबद्ध करके दे दी गई है और इन सूची के तहत आपको कहा गया है, तो आप यहाँ केवल आप बेसिक एग्जाम उत्तर आप जानिए कि यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा सी। 2 और 3 इसके विषय में आपको कह रहा है सही विकल्प है। अब ये वाला चित्र आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, जिससे आप इसको बाद में देख पाएं कि ऐसी ऐसी स्थिति है इतने इतने के बीच में भारत की वो जगह है आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय मानक समय रेखा यानी IST, इसके विषय में कह रहा है देशांतर के निकट है, यानी रीवा, सागर, उज्जैन या फिर होशंगाबाद। पूछ रहा है किसके निकट है, तो आप इसका उत्तर बता लेंगे कि भाई सीधी सीधी बात है, ये मध्य प्रदेश की जगह जो रीवा है यही बता रहा है आपको, यही के सबके निकट है। किसके? IST यानी मानक समय रेखा के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के सबसे निकट में रीवा मध्य प्रदेश वाली जगह है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यदि मानक समय रेखा लिखा है, यदि मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न में 10 बज रहे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय। भाई सीधी सीधी बात कह रहा है, अगर सुबह का 10 बज रहा है कहाँ पर, 82.5, यानी अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कह रहा है सुबह का 10 बजा है, तो आपसे कह रहा है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा समय होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वही डिग्री वाला अंतर छांटना है। मैंने कहा था 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर 92 में से 82.5 डिग्री को घटा दिया गया, 9.5 घंटे का अंतर आया। और आप कह रहे हैं चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, तो 9.5 डिग्री के अंदर 4 से जब गुणा कर दिया जाएगा तो 38 मिनट का अंतर आएगा। इसका मतलब वहां 10 बजा है तो वहां हो जाएगा 10:38 का समय लग जाएगा। ठीक बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 180, फिर इसमें भी वही करना पड़ेगा 82 डिग्री, और वहां कह रहा है 120 पूर्वी, यानी प्लस करना पड़ेगा इसमें ना। देखिए यहाँ 120 में से जब 82 घटाया जाएगा तो 37.5 आ रहा है, फिर 37.5 को 4 से गुणा करेगा तो 150, यानी इसमें 12 में क्या हो जाएगा 150, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट को जोड़ दिया जाएगा तो आपको आ जाएगा 2:40 दोपहर का समय होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है आंध्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। आपको पता है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। जबकि 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें स्टार्ट करें तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, और साथ ही साथ उड़ीसा से होकर गुजरती है। देखिए मैंने कहा साथियों ये क्वेश्चन आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा देखिए यहाँ तो केवल आईएएस और आरओ ऐसे ही केवल नाम दे रहा है, बाकी ये सब क्वेश्चन एसएससी के झुआ भर एग्जाम में पूछा गया है। प्रदेश के तमाम परीक्षाएं, यूपी SSC जो पेट की परीक्षाएं कराता है उसमें तमाम बार पूछे गए क्वेश्चन, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, बैंक, हर जगह आपको ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब इसके बाद क्या दिया गया है, एक सेकेंड, चलिए आप देखिए इतनी बातें आपकी कंप्लीट हो गई आपकी, और लास्ट में देखिए यहां फिर आपसे कह रहा है कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 82.5 डिग्री जिस स्थान से गुजरती है, नागपुर, पटना, दिल्ली या फिर इलाहाबाद। आपको पता है मैंने कहा था इसका चौथा वाला विकल्प जो इलाहाबाद के विषय में कहा था, चाहे मिर्जापुर कह दे ऑप्शन में इलाहाबाद का, चाहे नैनी दे दे, आपको बता देना है कि मानक सीमा रेखा यहीं से आपकी होकर गुजर रही इन ऑप्शन में से। आप समझिए इन ऑप्शंस में से बात कर रहा है, यानी अगर यूपी की कोई जगह है तो कह रहा है यूपी की जो जगह है इलाहाबाद का, नैनी या फिर मिर्जापुर। ठीक है ना। अगले पे आते हैं। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो भारत की है आपको पता है कौन सी है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने कहा देखिए यहाँ 2023 लोअर पीसीएस में पूछा है, पीसीएस के भी प्री में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला लिखा भारतीय मानक समय, चाहे आईएसटी कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर ये लिया जाता है तो ये जाहिर सी बात भारत का मानक जो लिया जाता है वो लिया जाता है इलाहाबाद, नैनी वाला स्थान जो है यहाँ से लिया जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन साथियों ये भी यूपीपीसीएस 93 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले पे आए भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी एवं ग्रीनविच के विषय में पूछ रहा है, जीएमटी में अंतर पाया जाता है कितने देर का, आप सबको पता है सर 5.5 घंटे का अंतर, और प्लस में लिखा है ना, यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय रेखा। ठीक है ना। अगले पे आते हैं। ये कहा अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है जहां पर 5 बज रहे हैं, तो गुजरात के कांडला में पूछ रहा है सूर्योदय कितने बजे होगा, तो आपको पता है 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा, तो इसका मतलब इसका विकल्प हो जाएगा 5, 2, 7, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला
दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित कौन सी जगह है? तो ये भी क्वेश्चन टिपिकल, मैंने कहा आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको पढ़ने के लिए याद करना पड़ेगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन हो गया राइट ऑप्शन। एक सेकेंड, इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी कि दिल्ली के आप कहेंगे दिल्ली के समीप अगर कोई देशांतर है तो वो आपका किसका है? बेंगलुरु का है। ठीक, ए वाला बेंगलुरु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए आपका, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो अब देखिए भारत का दूर, ये 5वां पॉइंट आपको 5वां टॉपिक मिलने वाला है आपको किसके विषय में? ये जो भारत का हम लोग सामान्य परिचय पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत, यानी भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत आपको मिल रहा है ये 5वां टॉपिक, जिसमें लिखा है दूरस्थ बिंदु। अभी इसमें क्या दिखाएगा? इसमें भारत के चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, जो भी दूरस्थ बिंदु हैं उनके विषय में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो सब आपको मिलेंगे। और मैंने कहा वो सारे क्वेश्चन आपको बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वो जरूरी होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए यहाँ नोट्स लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति है जब भारत का विभाजन ऐसे हो रहा है, यानी भारत का विभाजन का मतलब है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा है, से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो हो गया वो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरी हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी जो है वो तमिलनाडु। अंतर आप समझिए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी की बात कर रहा है। एक सेकेंड, यहाँ उत्तरी की बात में हिमाचल प्रदेश कर दे रहा है ना, जबकि दक्षिणी तमिलनाडु है। ये अंतर आप समझिएगा, यहाँ उत्तरी में जो हिमाचल प्रदेश नाम है ना, कि यहाँ होना चाहिए था जम्मू कश्मीर, यहाँ होना चाहिए था जम्मू कश्मीर का नाम, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड, लिखा है राज्यों और अच्छा राज्य की यहाँ केवल बात कर रहा था, जबकि यहाँ आप बात कर रहे, क्योंकि हिमाचल के ऊपर बढ़ेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिल जाएगा, वो सब केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ कह रहा है जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो उसमें सर्वाधिक उत्तर में जो स्थित है वो है लद्दाख, ठीक है ना, ध्यान करे रहिएगा। लिखा है यहाँ पर, और दक्षिणी भाग में अगर कह दिया जाए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में, अब आप समझिए, यानी दो ही जगह झंझट पड़ रहा था, एक उत्तर में एक दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में जानेंगे तो आप समुद्र है, और उत्तर में आप देखेंगे तो वहां पर केंद्र शासित प्रदेश, नीचे भी केंद्र शासित प्रदेश। तो उत्तर में देखेंगे तो आपको लद्दाख मिल जाएगा, सबसे दक्षिण उत्तरी मिल जाएगा, और दक्षिण में सबसे दक्षिणी मिल जाएगा आपको अंडमान निकोबार, जबकि राज्यों में अलग अलग स्थिति आपको मिलेगी, ठीक।